वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसी प्रैक्टिस सेट को हम लोग लगातार चलाते जा रहे हैं और इसमें तो आपका प्रैक्टिस सेट आज छठा होगा। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसमें हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि जीके जीएस की हिस्ट्री, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र सभी के प्रश्न दिए गए हैं। अगर इसमें आपका 30 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी और आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आपका नंबर भी कितना आ जा रहा है। ठीक है, अगर आपका 50 में दोस्तों 25 से 30 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, यानी कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो है आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन था, एसआई में प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन एक हमने लिया था। तो आर केप ऑफ गुड होप का याद रखिएगा, ये तो दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इससे जो और प्रश्न बनेंगे वो उसको ध्यान से देखिए। देखिए कैप और गुड होप का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका क्या था खोज किसने, बार्थोलोमियो डियाज ने। क्या बोलिएगा, बार्थोलोमियो डियाज ने। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बार्थोलोमियो डियाज ने इसका खोज किया था। ठीक है, और दोस्तों ये जो कैप ऑफ गुड होप है, इसी के रास्ते याद रखिएगा पुर्तगाली यात्री बोल सकते हैं। पुर्तगाली यात्री कौन आए थे, तो बास्को डिगामा जो भारत आए थे इसी यात्री से आए थे। कौन यात्री से, तो बोलिएगा बास्को डिगामा जो भारत आए थे वो कैप ऑफ गुड होम के रास्ते से ही भारत आए थे। अच्छा, यहाँ पर बात आता है पुर्तगाली यात्री। तो पुर्तगाली यात्री याद रखिएगा जो बास्को डिगामा थे वो भारत कब आए थे, तो आपको पता रहनी चाहिए 1498 ईस्वी में वो भारत आए थे। अच्छा, ये कहाँ पर आए थे, तो याद रखिएगा कालीकट बंदरगाह पर। क्या बोलिएगा, कालीकट बंदरगाह पर। अच्छा, कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। अच्छा, ये जो पुर्तगाली यात्री बास्को डिगामा भारत आए थे, इसको यहाँ पर आने में मदद किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों एक जहाज चलाने वाला यात्री था, बोल सकते हैं जहाज यात्री। उसका नाम कौन था दोस्तों, अब्दुल मुनीद। क्या बोलिएगा, अब्दुल मुनीद। और कहीं कहीं आपको जो है अब्दुल मजीद भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, अब्दुल मुनीज हो जाएगा। और दोस्तों कालीकट में जो वास्को डिगामा आए थे उसका स्वागत किसने किया था, तो वहां का राजा था दोस्तों, शासक बोल सकते हैं कौन था, जमोरिन था। तो इतना प्रश्न जो है आपको इस सवाल से बनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन के साथ साथ आपको भी बताना जाना है कि आपका जो है कितना में, मतलब कि बोल सकते हैं कि कितना नंबर आपका आ रहा है। देखिए ये सवाल जो है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी। देखिए प्रांतों को स्वायत्तता, ये क्वेश्चन कल भी लगभग आया हुआ था, तो आज दोस्तों रिपीट हो गया, तो उसके लिए माफी चाहते, तब आ गया है तो इसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए किस ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता मिली थी, तो प्रांतों को स्वायत्तता याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करिएगा द्वैध शासन। क्या बोलिएगा, एक आता है द्वैध शासन। द्वैध शासन दोस्तों याद रखिएगा किसमें आता है, तो 1919 के अधिनियम में दोस्तों क्या लाया गया, तो द्वैध शासन। द्वैध शासन कहां पर स्टार्ट किया गया, तो याद रखिएगा प्रांत में। प्रांत किसको बोलता था, राज्य को प्रांत बोलते थे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें जो है याद रखिएगा प्रांत में जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और ये मतलब कि प्रांत में जब द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता मिला। क्या दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता मिला। प्रांतीय स्वायत्तता करने का मतलब जब यहाँ पर दोस्तों द्वैध शासन को समाप्त कर दिया यानी प्रांत को स्वतंत्र कर दिया, उसी को बोलता है प्रांतीय स्वायत्तता। और इसमें क्या गया 1935 के अधिनियम में, याद रखिएगा केंद्र पर जो है, केंद्र पर क्या बल दिया, द्वैध शासन कर दिया, यानी प्रांत पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में जो दोस्तों द्वैध शासन को स्टार्ट कर दिया। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ज्यादा परिधान पड़ा है किस पे दोस्तों, संविधान पर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, गहरा प्रभाव किसने दिया है, तो 1935 के अधिनियम में। ये भी क्वेश्चन पूछाता है। लगभग इसमें 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूची था दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा प्रस्तावना का अभाव था इस अधिनियम में। अब आपको इस यहाँ पर दिख रहा होगा 1909। 1909 को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा दोस्तों मुस्लिम वर्ग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा किया गया। 1919 का तो हमने बता दिया। इसमें दोस्तों याद रखिएगा सर्वप्रथम जो है महिला का चुनाव का, मतलब महिला को वोट देने का अधिकार इसी अधिवेशन में मिला 1919 के अधिनियम में। यहाँ पर आपको 1858 का महारानी की उद्घोषणा, तो 1858 का एक अधिनियम आया था जिसमें याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया। और भारत के वायसराय के पद पर सबसे पहले कौन बैठे, तो कैनिंग बैठे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, देखिए हड़प्पा, हड़प्पा में समाधान
37 है, तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है आदमी का कब्र मिला है। लोथल में दोस्तों गोदियाड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिलता है और मोहनजोदड़ो में नर्तकों की मूर्ति, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 4 3। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो गया। यहाँ पर आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलिएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की याद रखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो कौन है? हड़प्पा है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो बोलिएगा दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने खोज कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। और इसमें एक शहर आता है दोस्तों जिसको नाम बोलते हैं हम लोग का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 ईस्वी में। और ये किसने किया था? तो याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी ने। क्या बोलिएगा? राखाल दास बनर्जी ने इनका खोज किया था। ये दोनों प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिल गया है और इस प्रश्न को बार बार गलत करते हैं, तो ये चीज को ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आता है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। लोथल दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो बोलिएगा भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा दोस्तों घग्घर नदी के तट पर है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखना इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी लौह धातु, लौह धातु कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा अंतर्जी खेरा में। कहाँ पर दोस्तों? अंतर्जी खेरा में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों हस्तिनापुर तो आपको एक पता होगा दोस्तों, कुरु। कुरु याद रखिएगा 16 महाजनपद में एक महाजनपद था जिसका राजधानी कहाँ था दोस्तों? याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वहाँ की राजधानी था। इंद्रप्रस्थ को ही सबसे पहले क्या बोला जाता था? हस्तिनापुर जो बोला जाता था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तक्षशिला याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक प्रथम बोल सकते हैं विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तक्षशिला में था। तो ये भी आपको याद रहनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? चीन किसको भेजा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों नागसेन को भेजा गया था। किसको दोस्तों? नागसेन को भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोस्तों आनंद जो है ये बोल सकते हैं कि दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, बोलेगा शिष्य अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा आनंद। ठीक है, अश्वघोष याद रखिएगा दोस्तों, ये मतलब बोल सकते हैं कनिष्क के दरबार में रहता था। किसमें दोस्तों? कनिष्क के दरबार में रहता था। और इसने याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति में याद रखिएगा दोस्तों ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी एक रचना है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्ध रचितम। क्या दोस्तों? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम। और इसको बोलते हैं बुद्धों का रामायण, इसी को बोलते हैं बुद्धों का रामायण। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नागसेन याद रखिएगा दोस्तों, इनका दोस्तों एक मित्र हुआ करता था, बोल सकते हैं उनका नाम दोस्तों क्या था? इसका नाम दोस्तों याद नहीं आ रहा है तो रहने देते हैं। एक उसका दोस्तों दोनों का वर्णन जो है मिलिंद पहनो पुस्तक में मिलता है। क्या दोस्तों? मिलिंद पहनो पुस्तक में मिलता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनका दोस्तों एक मित्र था, उसको याद नहीं आ रहा है क्या नाम था, तो आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? मतलब कौन कौन से सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से यहाँ पर हो जाएगा अनेकांतवाद। क्या दोस्तों? अनेकांतवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बात आता है जैन धर्म। जैन धर्म के बोलिएगा संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? ऋषभ देव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। वहीं अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों? वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तब आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। याद रखिएगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि प्रथम तीर्थकर कौन हुए? तो याद रखिएगा ऋषभदेव। और दोस्तों 24वें तीर्थकर आपका कौन हुआ? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के याद रखिएगा दोस्तों, इनके जो है पत्नी का नाम क्या था? ये भी चीज पूछा जाता है। तो इनके पत्नी का नाम याद रखिएगा यशोदा था। क्या था दोस्तों? यशोदा था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। और इनके माताजी का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका एक पुत्री हुआ करता था जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी था। ठीक है, और इनका एक दामाद था, उसका दोस्तों याद क्या था? याद रखिएगा नाम जमाली था। इतना चीज आपको ध्यान देनी है। और शून्यवाद का सिद्धांत किस में दिया जाता है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में। किसमें दोस्तों? बौद्ध धर्म में जो है याद रखिएगा शून्यवाद का सिद्धांत दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो 7वां अंग जैसे दोस्तों सबसे पहले हो गया राजा हो गया, उसी तरह दोस्तों 7वां अंग जो है मित्र होता है। क्या होता है दोस्तों? मित्र होता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसको याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? देखिए, नियमित सिक्के जारी किए तो यहीं से पता चल जाएगा, और दिल्ली को साम्राज्य अपने घोषित किया तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर बात करिएगा दिल्ली सल्तनत, क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में दोस्तों एक वंश हुआ जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, गुलाम वंश। क्या बोलेंगे दोस्तों, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश का शासक हुआ करता था, संस्थापक हुआ करता था, तो इसकी राजधानी कहाँ था, तो लाहौर था। क्या दोस्तों, लाहौर था। और लाहौर से याद रखिएगा गुलाम वंश का यानी दिल्ली सल्तनत का राजधानी जो है, दिल्ली किसने स्थानांतरित किया, तो दिल्ली किया इल्तुतमिश ने। इसीलिए इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, इनको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको बना जाता है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा दोस्तों, एक जीतल और एक तांबा का सिक्का जारी किया था। क्या दोस्तों, जीतल और तांबा का सिक्का जारी किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने, याद रखिएगा दोस्तों, कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो याद रखिएगा वो इल्तुतमिश ने। और इनका एक पुत्री हुआ करता था रजिया सुल्तान, तो ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद है बलबन। क्या दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बलबन। तो बलबन, याद रखिएगा दोस्तों, रक्त एवं लोह की नीति अपने किसने अपनाई, रक्त एवं लोह की नीति बोलिएगा तो वो बलबन हो जाएगा आपको। और दोस्तों सिजदा एवं पबोस बस्ता किसने स्टार्ट किया, सिजदा एवं पेबोस बस्ता को किसने स्टार्ट किया, तो याद रखिएगा वो भी बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? यानी कि कल्याण मंडप, कल्याण मंडप कहाँ पर होता है, विजयनगर में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, विजयनगर। विजयनगर का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1336 ईस्वी में। 1336 में विजयनगर का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और दोस्तों एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1565 में। 1565 में दोस्तों एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है, तो याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध। क्या दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध, इसी को बोलते हैं दोस्तों राक्षस तंगड़ी का युद्ध। और इस युद्ध में याद रखिएगा किसके किसके बीच होता है, तो विजयनगर बोल सकते हैं यहाँ, विजयनगर और दोस्तों किसके साथ, बहमनी साम्राज्य के बीच। बहमनी साम्राज्य के बीच, जिसमें याद रखिएगा दोस्तों विजयनगर का हार हो जाता है और बहमनी साम्राज्य का जीत हो जाता है, जिससे कि दोस्तों विजयनगर का अंत होता है। तो इतना चीज आपको याद रखनी है। चंदेल वंश के शासक, याद रखिएगा दोस्तों, ये खजुराहो से संबंधित है। क्या दोस्तों, खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल शासक ने। राष्ट्रकूट वंश, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग। कौन हो जाएगा दोस्तों, दंती दुर्ग हो जाएगा। और राजधानी इसका पूछेगा राष्ट्रकूट वंश का, तो ये हो जाएगा कहाँ दोस्तों, मान्यखेत। क्या दोस्तों, मान्यखेत हो जाएगा। और दोस्तों या राष्ट्रकूट वंश से याद रखिएगा दोस्तों, अजंता का गुफा किसने बनवाया, और दोस्तों एलोरा का गुफा किसने बनवाया, ये दोनों दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने बनवाए थे, ठीक है। चालुक्य वंश से तो आपको पता ही है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों का सदस्य की संख्या कितनी था? यानी कि प्रारूप समिति की यहाँ पर बात कर रहा है। क्या दोस्तों, प्रारूप समिति की यहाँ पर बात कर रहा है। तो आपको पता है कि दोस्तों प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें कि दोस्तों एक अध्यक्ष होते हैं और 6 जो है अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष इनका कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। 6 सदस्य और हो जाते हैं दोस्तों, जैसे हो जाएगा कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर दोस्तों हो जाएंगे, कन्हैया माणिकलाल मुंशी हो जाएंगे। और दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस तरह से 6 सदस्य इसमें पाए जाते हैं। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। कब बोलिएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा मसौदा समिति भी इसी को बोला जाता है। क्या दोस्तों, मसौदा समिति भी इसी को कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसी को कहते हैं। क्या दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी भी किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी भी किसको बोलते हैं, तो प्रारूप समिति को ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। कहाँ से दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर बात आता है अमेरिका। अमेरिका से दोस्तों एक कल मिस्टेक हो गया था हमसे परसों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, वो भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। न्याय
न्यायिक अवलोकन कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा वो भी अमेरिका से लिया गया है। इतना चीज़ आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा वो भी ऑस्ट्रेलिया से। और कहाँ से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग। क्या दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग तो बोल सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त संविधान के 108 आर्टिकल में ये भी कहाँ पर होता है, याद रखिएगा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत में किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये बोलता है अनुच्छेद 361। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 361। एक देखिए अनुच्छेद आता है दोस्तों 143। 143 में बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, परामर्श। क्या दोस्तों, परामर्श। परामर्श संबंधी अधिकार, यानी कि याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति उसके मतलब बोल सकते हैं परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 में दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। 74 में दोस्तों मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करता है। तभी तुरंत हमने बताया, मान के चलिए कोई भी दोस्तों विधेयक आया और विधेयक पर दोस्तों क्या हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो है मतभेद हो गया। तो इस पे दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है आपका क्या बोलिएगा, राष्ट्रपति जो है आपको क्या बुलाता है, तो याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलिएगा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 108 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। बुलाता कौन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है। तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। क्या बोलिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 4 में बोला गया, सॉरी अनुच्छेद 74 में बोला गया है। और अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। और मंत्रिपरिषद याद रखिएगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा दोस्तों, संसद का संयुक्त सत्र हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है। यानी कि बोल सकता है कि कोई भी अगर मान के चलिए न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करना है तो कौन सी रीट जारी करेगा, तो उत्प्रेषण करेगा। कौन दोस्तों, उत्प्रेषण। याद रखिएगा दोस्तों जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 26 के तहत दोस्तों डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। क्या दोस्तों, 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और एक होता है दोस्तों बंदी प्रतीक्षकरण। क्या दोस्तों, बंदी प्रतीक्षरण। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, बंदी प्रतीक्षरण करने का मतलब हुआ कि दोस्तों स्व शरीर प्रस्तुत करना। क्या दोस्तों, स्व शरीर प्रस्तुत करना। और ये दोस्तों इसका अनुच्छेद की बात करिएगा तो ये अनुच्छेद 22 में आ जाता है कि अगर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटा के अंदर दोस्तों उसको न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, परमोदेश बोलता है कि दोस्तों याद रखिएगा कि मतलब कि हम आदेश देते हैं। क्या दोस्तों, हम आदेश देते हैं, ये बोलता है परमोदेश। ठीक है, मान के चलिए कि कोई भी चीज को अगर आपका उच्च अधिकारी आपको आदेश दिया उसी को बोलता है आदेश। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। क्या दोस्तों, किस अधिकार से। मान के चलिए कि आप किसी भी तरह से मतलब कि घूस उस दे के जॉब ले लिए तो आपको पूछेगा किस अधिकार से आप आए। उत्प्रेषण दोस्तों याद रखिएगा, उत्प्रेषण हम उसको बोलते हैं कि मान के चलिए उच्चतम न्यायालय जो है नीचे के न्यायालय के द्वारा जो है याद रखिएगा उसको पास जो भी लंबित काम रहता है वो ऊपर भेजने के लिए आदेश देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। शुल्क फटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो शुल्क फटा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो ये हो जाएगा नेपाल में। और एक दोस्तों भूटान में भी है, तो याद रखिएगा संकेदन। क्या संकेदन कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका भूटान में हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करिएगा दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से पूछ सकता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और दोस्तों पूछ सकता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये सब दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। एक दोस्तों होता है भीतरकनिका। क्या दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कार्बेट कहाँ पर है, ये सब दोस्तों बहुत बार पूछा गया। ठीक है, केबुल लमजाओ कहाँ पर है। क्या दोस्तों, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये चीज पूछा जाता है। तो कान्हा और पेंच दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भीतरकनिका आपका कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। जिम कार्बेट कहाँ पर होगा दोस्तों, उत्तराखंड में होगा। केबुल लमजाओ दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा केबुल लमजाओ आपका हो जाएगा मणिपुर में। तो ये सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पर से वही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। गिर वन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गुजरात में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद भरतपुर बैंड सिक्योरी कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर कहाँ पर हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। बांधवगढ़ कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर 2। काजीरंगा कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो असम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग को सेशन कैसा लगता है दोस्तों, आपको कमेंट में बतानी है कि किस तरह का आपको प्रैक्टिस सेट लग रहा है। अगर आप दोस्तों अंतिम समय तक इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं पूरा अंतिम समय तक, तो आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको 50 नंबर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, 50 में दोस्तों आप 30-35 आराम से करके आ जाइएगा, ये हमारा विश्वास है। बस दोस्तों, और जो है आपको दोस्तों 25 तारीख के बाद जो है आपका दोस्तों हम सभी चीज़ का जो है मैराथन भी ले लेंगे। तो इससे आपको होगा कि टोटल जो है कम समय में आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लिए चाहिए कि नहीं, ये भी आपको कमेंट करनी है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब दिया गया है मानक आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। देखिए, मानव अगर तरंगदैर्घ्य की बात करेगा तो ये कितना होता है दोस्तों, तो 3900 एंगस्ट्रम से होता है 7800 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर मानव शरीर का पूछेगा तो ये आंख का, तो ये होता है 5500 एंगस्ट्रम। कितना होता है दोस्तों, 5500 एंगस्ट्रम होता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, बात करिएगा यहाँ पर तरंगदैर्घ्य, क्या दोस्तों तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा किस प्रकार का सबसे अधिक होता है, तो लाल प्रकाश का सबसे अधिक होता है, और बैगनी का पूछेगा तो बैगनी का सबसे कम होता है। तो ये चीज भी आपको याद रहनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। जब भी दोस्तों रंग की बात करेगा तो वहां पर आपको हमने बताया था कि वहां पर क्या होगा, प्रकीर्ण होगा। जहां पर दोस्तों पानी की बात करेगा, या तो मतलब कि बोल सकते हैं पानी मुड़ा हुआ प्रतीत हो छड़ी, वहां पर दोस्तों आपको अपवर्तन लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, अपवर्तन लगाएगा। जहां पर दोस्तों सच्ची घटना हो वहां पर आपको क्या करना है, परावर्तन लगाना है। तो ये सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। अधिक गहराई के लक्षण, गहराई जहां पर पानी तब का बात आया तो यहाँ अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। खनिज का बात करेगा तो ये हो जाएगा पोटेशियम। क्या दोस्तों, पोटेशियम हो जाएगा। और इस किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये सेब में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, सेब में पाया जाता है। हृदय का दोस्तों अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या दोस्तों, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय का अध्ययन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में दोस्तों बोल सकते हैं कि कितना रक्त एमएल जो है याद रखिएगा निरूपित करता है, तो 70 ml। क्या दोस्तों, 70 ml, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों हृदय। हृदय में याद रखिएगा दोस्तों, हृदय का बोल सकते हैं जो जांच किया जाता है वो किसके द्वारा, तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा, ठीक है। और हृदय में जो धड़कन लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। तो इतना चीज को आपको याद रखना हृदय से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है। तो जेनिको प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की पद्धति, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा था। यह चीज पूछा गया कि किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो कि अंदर बाहर जो है सब जगह हरा था, ये चीज पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आपको थोड़ा सा इसमें जो सस्पिशन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको पता कर लेनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य का राज्योत्सव है। यानी कि बथुकम्मा और बोनालू दोस्तों ये दोनों कहाँ का है, तेलंगाना का है। कहाँ का है दोस्तों, तेलंगाना का है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों एक होता है जल्लीकट्टू। क्या बोलिएगा, जल्लीकट्टू कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। कर्नाटक में दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक का मतलब बोल सकते हैं कर्नाटक में, तो केरल में दोस्तों होता है ओनम। क्या बोलिएगा दोस्तों, ओनम होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नौका दौर कहाँ पर होता है दोस्तों, नौका दौर भी होता है केरल में। कहाँ पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा वेम्बनाड झील में। क्या दोस्तों, वेम्बनाड झील में कहाँ पर होता है, केरल में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 में गठन हुआ था, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? यानी क्यूबेक एक्ट जो है किस देश के लिए पास हुआ? तो याद रखिएगा ये रूस के लिए हुआ। किसके लिए दोस्तों? ये रूस के लिए हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री को गोवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोवेल्स बोलते थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 1917 में जारशाही, 1917 कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं रूसी क्रांति। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूसी क्रांति बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पतन की घटना को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। क्या बोलेंगे दोस्तों? अक्टूबर क्रांति बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया गया? तो पारिस्थितिकी के जनक पूछेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा रामदेव मिश्रा। और इसको दोस्तों कहाँ पर? भारत में बोला जाता है। कहाँ पर दोस्तों? भारत में। और पारिस्थितिकी का अगर पूछेगा जनक दोस्तों कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा हैकेल हो जाएगा। क्या दोस्तों? अर्नेस्ट हैकेल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता कई भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ये दोस्तों कहाँ का नहीं आता है? दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक पठार। तो ये कौन नहीं आता है? तो कच्छ नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के टेलीफोन या केबल लाइनों को डाटा संप्रेषित करने का सक्षम बनाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोडम बोलते हैं। तो मोडम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक एनो और गेट बबल्ड एंड के समतुल्य होता है, यह कथन निम्न में से क्या परिणाम है? देखिए दोस्तों ये सब जो है ना कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न है, और कंप्यूटर पर दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रश्न जो है उल्टा पुल्टा दिखेगा, लेकिन ये सब प्रश्न जो है भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी मॉर्गन विधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? भोपाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से कई अनुसंधान संयंत्र आपको पूछा जाएगा। सबसे पूछेगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? याद रखिएगा दोस्तों। और आपको पूछा जाएगा दोस्तों गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तंबाकू दोस्तों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये सब क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको पूछा जाएगा औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है दोस्तों याद रखिएगा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, ये सब चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये चीज पूछा जाएगा। तो ये देखिए आलू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका शिमला। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिमला हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री हो जाएगा। औषधि अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लखनऊ। वन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून। चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा भारत में तो हो जाएगा कटक। और अंतरराष्ट्रीय पर पूछेगा दोस्तों तो अंतरराष्ट्रीय पर पूछेगा तो आपका हो जाएगा मनीला। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनीला। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खेल इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो खेल मतलब इंडिया में टूर्नामेंट में दोस्तों इसमें किया गया ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है? तो बोरलोग पुरस्कार याद रखिएगा दोस्तों कृषि एवं पर्यावरण में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करिएगा दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति का अगर विश्व में जनक पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा उसका नाम क्या था? तो नॉर्मन बोरलॉग। क्या दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। इन्हीं के द्वारा याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। और अगर भारत में पूछेगा दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। क्या दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। फिल्म जगत में क्या देता है दोस्तों? याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो याद रखिएगा देविका रानी को। किसको दोस्तों? देविका रानी को। और अभी वर्तमान में किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। किसको दोस्तों? मिथुन चक्रवर्ती को। खेल के पुरस्कार में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कानपुर इसमें से किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर की बात करिएगा तो ये दोस्तों गंगा नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हुगली याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक नदी के तट पर है। क्या दोस्तों? कर्नाटक के तट पर है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ताप्ती दोस्तों गुजरात में है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पोलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोजिम कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? यानी कि बोल सकते हैं 1940 में जो पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई वो किस समाज के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो किया गया था सिस्टम ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आज दोस्तों हमने आपको आरपीएफ के जितने भी क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 6 आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका इसमें कितना नंबर आया ये भी आपको कमेंट करनी है कि हाँ आपका कितना नंबर आया। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।